गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो अभी हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें बात की गई थी कल जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट की, खातों के प्रकार। तो जैसा कि बताया गया था खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं तीनों खातों को हम लोग गोल्डन रूल यानी सुनहरे नियम के नाम से जाना जाता है। तो कल जो नियम बताए गए थे कि पर्सनल अकाउंट के रूल क्या हैं, जिसमें बताया गया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट का जो रूल बताया गया था वो बताया था डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल बताया गया था वह है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो यही 3 नियम बताए गए थे। तो इस 3 नियम पर आज हम लोग जनरल एंट्री की बात करेंगे। 2-4 जनरल एंट्री भी समझा दें इसमें, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए डबल एंट्री सिस्टम की। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि डबल एंट्री सिस्टम जो होता है किसे कहते हैं। तो बताया गया था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, प्रत्येक लेन देन में 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, 2 खाते खोले जाते हैं, 2 पार्टियां उसमें सम्मिलित होती हैं। एक पार्टी पाने वाली होती है, एक पार्टी देने वाली होती है। कोई वस्तु आ रही होती है तो उसके बदले में कोई वस्तु जा रही होती है। तो इसी को हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोहन ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। मोहन ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, यानी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। तो मान लिया गया कि मोहन ने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी। तो उन्होंने बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष प्रभावित होंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में देखना ये है कि कौन 2 खाते प्रभावित होंगे। तो लिखा गया इसमें मोहन ने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। तो सोचेंगे कि मोहन ने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, तो ये भी बताया गया था कि व्यापार और व्यापारी दोनों पृथक पृथक व्यक्ति माने आते हैं। जब हम लोग बात कर रहे थे व्यवसाय की अवधारणा यानी लेखांकन की अवधारणा, तो लेखांकन की अवधारणा में पृथक व्यवसाय की अवधारणा बताई गई थी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया गया था। उसमें बताया गया था कि व्यापार अलग होता है, व्यापार का स्वामी अलग व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसके बिहाफ पर मोहन ने व्यापार शुरू किया, तो मोहन ने 50,000 रुपये लगाया। तो मोहन कहाँ लगा रहा है 50,000 रुपया? व्यापार में लगा रहा है। तो मोहन 50,000 रुपये लेके आ रहा है। तो जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग कहाँ करते हैं? व्यवसाय के वहाँ करते हैं, बिजनेस में करते हैं। स्वामी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वामी अलग पर्सन है और व्यापार अलग पर्सन है। तो हम व्यापार में अपनी एंट्री पास करते हैं कि व्यापार के स्वामी ने पैसा लगाया, मोहन ने 50,000 रुपये लगाया, तो मोहन से पैसा हमको आया। तो हमको पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? मोहन से आ रहा है। तो इसमें 2 खाते प्रभावित हुए, एक तो पैसे का आना और कहाँ से आना? मोहन। मोहन है कौन? मोहन जो है ये कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो इंटरनल पर्सन है, व्यवसाय के अंदर का मामला है। वो कौन है? ओनर, स्वामी है, कारोबार उसी का है। तो हम लोग उसको मोहन के नाम से ही लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा लगाता है व्यापार करने के लिए, तो मोहन का नाम न लिख करके उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। और जब व्यापार का स्वामी व्यापार से पैसा निकालता है अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ये भी बातें पीछे हो चुकी हैं हम लोगों की। तो ये जो ड्राइंग है और ये कैपिटल है, यही बताया गया था कि ये पर्सनल अकाउंट है। और कौन सा पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यानी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता ये, यानी किसी व्यक्ति की तरफ ये प्रतिनिधित्व करता है, किसी व्यक्ति का ये रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो ये कैपिटल अकाउंट जो है ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो कल इसके बारे में बात हो चुकी थी। तो हमने बताया कि अब यहाँ पर हम लोग मोहन का नाम न लिख करके रिप्रेजेंटेटिव का लिखेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो पाने वाला देने वाले को सोचना है। तो इसमें व्यापार है, पैसा हमारे पास आया तो कैश आया, दिया कौन? मोहन दिया। तो मोहन ना लिख करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे।
तो एंट्री क्या पास हो जाएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। अब जब भी कोई भी एंट्री पास की जाती है तो उसका एक नरेशन लिखा जाता है। नरेशन बोले तो उसका ब्यौरा, उसकी व्याख्या, यानी जो एंट्री पास की गई वो किस चीज़ की एंट्री है, जिसे हम लोग नरेशन कहते हैं। नरेशन को हिंदी में हम लोग ब्यौरा बोलते हैं, यानी व्याख्या बोलते हैं कि आखिर जो एंट्री पास की गई वो किस चीज़ की एंट्री है, क्या लेखा किया गया है। अब कोई लिख दे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका क्या मतलब है? क्योंकि बताया गया था कि जो लेखांकन है वह व्यवसाय की भाषा है, यानी कि अकाउंटिंग इज़ ए बिजनेस लैंग्वेज, अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज, लेखांकन व्यापार की भाषा है। तो जो हम लिखते हैं लेखांकन में कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, किसी भी अन्य पर्सन को दिखाया जाएगा जो बीए किया होगा, बीएससी किया होगा और आर्ट पढ़ा होगा, कॉमर्स का बंदा नहीं होगा, तो उसको समझ ही नहीं आएगी क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसलिए उसको एक हम लोग व्याख्या दे देते हैं, एक ब्यौरा दे देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। तो हर एक जन एंट्री के बाद नरेशन का लिखना मैंडेटरी है, यानी हम अगर एंट्री पास करते हैं और नरेशन नहीं लिखते हैं, उसका ब्यौरा नहीं लिखते हैं, उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, तो जनरल एंट्री अभी अधूरी है। इस तरह से समझें कि अभी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन अभी उसके अंदर फिनिशिंग का काम बाकी है। तो इसलिए एंट्री करने का मतलब है कि बिल्डिंग तामीर हो गई, लेकिन जब तक नरेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी एंट्री पास करेंगे उसका नरेशन लिखना मैंडेटरी है। तो इससे नरेशन लिखा जाएगा। तो जैसा कि अभी व्यापार शुरू किया मोहन ने, तो एंट्री पास किया गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिखा जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये नरेशन लिखा जाएगा। क्लियर? 2-3 हम लोग एंट्री पास करते हैं। मोहन ने 50,000 रुपये का माल सोहन से खरीदा। अब मोहन कौन है? स्वामी है, क्योंकि मोहन का व्यापार है। इसने माल खरीदा, किससे खरीदा? सोहन से। तो मोहन ने सोहन से माल खरीदा, इसका मतलब मोहन को हमने बताया कि वो बिजनेस का मालिक है, ओनर है। तो ये समझना कि व्यापार ने माल खरीदा। तो जब व्यापार खरीदेगा तो क्या आएगा? माल आएगा। क्या जाएगा? पैसा जाएगा। लेकिन इस नरेशन में जो अभी बात की गई है, इसमें लिखा जाए, देखा जाए कि नकद खरीदा कि उधार खरीदा, कहीं बताया गया है। जैसा कि लिखा गया कि मोहन ने सोहन से 50,000 रुपये का माल खरीदा, कहीं इस पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नकद खरीदा कि उधार खरीदा। तो जब तक वहाँ पर नकद ना लिखा रहे तब तक हम लोग इसको उधार मानते हैं। कौन सा लेखा मानते हैं? उधार। अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि मोहन ने सोहन से 50,000 रुपये का माल खरीदा, तो इसका मतलब उधार खरीदा। तो 50,000 रुपये का माल खरीदा तो आया क्या हमारे पास? माल आया। क्या पैसा गया? नहीं गया, क्योंकि उधार खरीदा। तो जब उधार खरीदा तो इसका मतलब कि अब वहाँ पर कैश नहीं लिखा जाएगा, अब वहाँ पर देने वाले का नाम लिखा जाएगा जिसने हमको उधार दिया। तो देने वाला कौन है यहाँ पर? उधार सोहन है। तो अब इसमें हम लोग सोचेंगे कि 2 ट्रांजेक्शन तो आ गए, एक तो माल हो गया और एक सोहन हो गया। तो माल आ रहा है, तो माल जो हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? जो वस्तु आती है उसको डेबिट, जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट। तो वस्तु आ रही है, माल खरीदा तो गुड्स आ रहा है। गुड्स को हम लोग जब खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज, और गुड्स ही को जब बेचते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? सेल्फ। तो यहाँ पर लिखा जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा? रोहन, यानी मोहन, रोहन कह रहे, सॉरी, मोहन की जगह क्या है? मोहन ने खरीदा किससे? सोहन थे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन लिखा जाएगा। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम हिम, यानी उनसे हमने माल खरीदा, ये नरेशन लिखा जाएगा। या यूँ भी नरेशन लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, यानी सोहन से हमने माल खरीदा। तो यहाँ पर ऑन क्रेडिट दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, नाम अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है? उधार है। क्लियर है? इसी तरह से हम बात करते हैं कि 1 लाख रुपए का नकद माल खरीदा। तो जब 1 लाख रुपए का नकद माल खरीदा, बात एकदम क्लियर हो गई कि नकद माल खरीदा, तो अब किसी नाम की ज़रूरत ही नहीं है हमको। नकद खरीदा, तो नकद खरीदा तो क्या आया, क्या गया? 2 खाते इसमें देखो। तो नकद खरीदेंगे तो माल आएगा, पैसा जाएगा, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। एक चीज़ आ रही है और एक चीज़ जा रही है, दोनों के दोनों रियल अकाउंट है।
तो रियल अकाउंट क्या करता है, जो चीज़ आए उसको डेबिट, जो चीज़ आए उसको क्रेडिट। तो आ रहा है क्या, माल, जा रहा है क्या, पैसा, ये भी कोई वस्तु है। तो लिखा जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग गुड्स बॉट, एनफ है। या यूँ लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ऑन कैश नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। क्लियर है। हाँ, ये भी हो सकता है रहीम से 70,000 रुपये का माल नकद खरीदा, रहीम से 70,000 रुपये का माल नकद खरीदा। अब 70,000 रुपये का माल नकद खरीदा किससे, रहीम से। तो अब देखा जाएगा कि नकद खरीदा उधार खरीदा, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रहीम से 70,000 रुपये का माल नकद खरीदा। तो रहीम से 70,000 रुपये का माल नकद खरीदा, तो क्या आया, गया माल आया, पैसा गया। रहीम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उधार नहीं है, हमको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन क्या हो जाएगा, वही बीइंग गुड्स बॉट या गुड्स परचेज्ड। इसमें उधार नकद कोई मामला ही नहीं है। इसी तरह से राहुल को 50,000 रुपये का माल बेचा, तो राहुल को 50,000 रुपये का माल बेचा, तो क्या उधार या नकद, कहीं लिखा है इसमें कि राहुल को 50,000 का माल बेचा, तो कहीं लिखा है कि उधार या नकद है। तो जब उधार या नकद न लिखा हुआ हो तो हमेशा इस ट्रांजेक्शन क्या मानते हैं। तो राहुल को माल बेचा, क्या हो जाएगी, तो दो पक्ष पर कौन हुए, राहुल और माल, यानी माल, राहुल कौन है, अकाउंट है, और माल क्या है, रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करो और जो चीज़ आती है उसको क्रेडिट करो। तो माल जा रहा है हमारे पास से, तो एंट्री पास क्या हो जाएगी कि राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह से हम नॉमिनल अकाउंट का भी एक आध एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे रेंट दिया, तो रेंट दिया तो नकदी दिया होगा, तो रेंट आपका एक्सपेंसेस हो गया, ये आपका रियल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो रेंट दिया तो नॉमिनल अकाउंट क्या करता है हमसे कि कोई भी एक्सपेंसेस हो या लॉसेज हो उसको डेबिट किया जाएगा। तो एक्सपेंसेस हमारा क्या है, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट। ऐसे ही हम कमीशन मिला, तो कमीशन मिला तो क्या मिला होगा, पैसा मिला हमको। तो जब पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब कमीशन हमारी इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल कंट्रोल पता है कि इनकम और गेंस जो होती है क्रेडिट होते हैं। तो लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम बातों में हम लोग इसको बताए हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, कम से कम 40-50 मिनट का वक्त होता है, लेकिन हम इसको जल्दी जल्दी में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता रहें। ठीक है, तो पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है, एंट्री करा दी गई है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आज ये चैप्टर भी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। कल फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।